हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके नोटिस में पीछे लाया गया था और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति से ये शुल्क ना लिया जाए, परंतु अभी तक आधिकारिक रूप से इसमें कोई घोषणा नहीं हुई है, तो इसलिए शायद वन विभाग अभी तक इसको एग्जेम्प्ट नहीं कर पाया है। तो जो उत्तराखंड से जो लोग आते हैं जिनका वो वहाँ पर कुल देवता उनका भी है, उन पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति जो शुल्क है वो अभी भी लग रहा है। हमारी चूड़ेश्वर सेवा समिति है, जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाती है और हमारे पास अब रहने की भी काफ़ी व्यवस्था हमने वहाँ पर क्रिएट करी है। आपकी बात सही है कि लोग जो अपना कचरा है लेके जाते ज़रूर हैं, पर फेंक कर आते हैं वापसी में, चाहे वो चिप्स के पैकेट्स हों, चाहे वो खाने की मतलब कोई चीज़ हो। आम तौर पे जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है वहाँ पर। और ये पानी की बोतलें जब तक भरी होती है वो तो जेब में ले जाते हैं, जब खाली होती है तो वो जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। और हवा का वेग वहाँ पर इतना है कि हवा के वेग से वो पूरे जंगल में फैल जाती है, जो कि एक पर्यावरण की दृष्टि से वो एक बहुत नुकसानदायक चीज़ है। पिछले वर्ष यहाँ पर शांत महायज्ञ का आयोजन हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत भव्य, अलौकिक, अद्भुत आयोजन रहा, जिसमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे किसी भी रूप में उन्होंने सहायता की या उन्होंने स्वयं आकर मतलब इसका आनंद लिया। इतना ठंडा हो जाता 12,000 की हाइट में कि रात काटना मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा, जो कि ये हमारे आराध्य देव की कृपा थी और उनके समझिए कि उनके आशीर्वाद से ये सारा जो है संपन्न हो पाया। और वहाँ पर मेडिकल कैंप भी हमने लगाया था, मेडिकल की टीम भी थी, परंतु जब वो वापस आए तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो कहने लगे कि साहब हमारी एक पैरासीटामोल तक वहाँ पर कंज्यूम नहीं हुई, यानी कि देवीय मतलब शक्तियों से ये समझिए कि ये संभव हो पाया कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की मामूली चोट या मामूली किसी को सिर दर्द, पेट दर्द इत्यादि तक नहीं हुआ। मंदिर वाला जो हिस्सा है ये पहले जुब्बल स्टेट का पार्ट रहा है और जुब्बल स्टेट का जो हिस्सा था वो महासू ज़िला में गया और महासू से शिमला ज़िला में गया, इसीलिए उसको एसडीएम चौपाल जो है उसको मैनेज करते हैं। परंतु जहाँ तक चोटी का प्रश्न है, मुझे ये बताया गया कि जो चोटी है वहाँ तक जो है वो सिरमौर का इलाका पड़ता था पुराना, तो वहाँ से ही मतलब हम लोग इसको कभी सिरमौर में समझते हैं, कभी शिमला में समझते हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि हमारे जितने सदस्य हैं, चाहे वो सिरमौर के हैं, चाहे वो शिमला ज़िला के हैं, उनमें कभी ये बात या ये भावना नहीं आती कि ये मंदिर हमारा कोई व्यक्तिगत है या हमारी इसमें कोई बड़ी हिस्सेदारी है और दूसरे की कम हिस्सेदारी है। वो शिरगुण महाराज हैं, वो हम सब के आराध्य है और यही हमारे लिए बहुत। नमस्कार, टिंज भारत देखने आप में हूँ रमेश सिंगटा। आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है बीएम नांटा साहब। ये आईएएस अधिकारी रहे हैं। अब इनके पास तीसरी दफ़ा कमान चूड़ेश्वर सेवा समिति की सौंपी गई है। इनका चयन हुआ है तीसरी बारी। अब इनके कंधों पर एक बारी फिर बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। हालांकि पहले भी ये जिम्मेवारी निभाते रहे हैं। शिरगुण महाराज जिनकी मान्यता है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, सोलन और साथ लगते जौनसार बाबर के देहरादून और उत्तरकाशी ज़िले में बड़ी मान्यता है। आपने देखा पिछले वर्ष बड़ी शांत महायज्ञ पूरे देश में इस हाइट पर लगभग 12,000 की हाइट पर पहली बार देश में इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ था। उसमें भी चूड़ेश्वर सेवा समिति की बड़ी भूमिका रही थी। आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो जो यात्री शुल्क जिसको एंट्री फीस कहा गया है उस पर संशय अभी बना हुआ है। अभी हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि कोई यात्री शुल्क नहीं वसूला जा रहा, बावजूद इसके जो चूड़धार में यात्री आ रहा है उनसे ये फीस एंट्री फीस वसूली जा रही है। आपका सबसे पहले तो टिंज भारत में नांटा साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी।
सबसे पहले यात्री शुल्क से ही चर्चा, जिसको यात्री शुल्क का नाम दिया, हालांकि एंट्री फीस है। इस पर हकीकत है क्या, कितना शुल्क लगाया गया था, क्या इनिशिएटिव लिया गया था, क्या स्टेक होल्डर से पूछा गया था? स्टेक होल्डर उसमें इको डेवलपमेंट सोसाइटी भी है जिसके आप भी खुद मेंबर है, या आपके संस्थान को, आपकी एक अपने आप एक संस्था ही एक संस्थान है? जी, आप जानते हैं कि चूड़धार एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो श्रद्धालु हैं और जिनका वो ईष्ट है वहाँ पर चूड़धार में श्री गुरु महाराज, उनके दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग यात्रा करते हैं। और इंसिडेंटली जो उसके इर्द गिर्द, मंदिर के इर्द गिर्द का जो इलाका है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। और उसके लिए वाइल्ड लाइफ विंग द्वारा, जो वन विभाग का है, उन्होंने हाल ही में एक यात्री शुल्क की वहाँ पर व्यवस्था की है, जो कि कहा गया है कि शायद माननीय उच्च न्यायालय के कोई आदेश हैं। तो उसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो श्रद्धालु हैं या जो यात्री हैं, उनको 20 रुपये प्रति व्यक्ति, और हिमाचल प्रदेश के बाहर से जो लोग आते हैं उनको 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क लगाया है। इसके अलावा कोई वहाँ पर टेंट लगाना चाहता है, शूटिंग करता है, या कोई सामान ले जाना चाहता है, उसके लिए अलग अलग चार्जेस उन्होंने फिक्स किए हैं। पहले ये नहीं थे चार्जेज, जो अलग अलग चार्ज, यात्री शुल्क के अलावा जो आप टेंट के चार्जेज है, ये क्या पहले लगते थे? कौन लगाता था? अब क्या व्यवस्था हुई है? नहीं, आज से पहले कभी इस पर कोई शुल्क नहीं रहा। जो लोग जाते थे सब अपनी अपनी व्यवस्था करते थे। विभाग द्वारा या सरकार द्वारा कोई शुल्क वहाँ पर नहीं लिया जाता था। ये शुल्क पिछले मास से ही, अप्रैल मास से ही शुरू किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो यात्री वहाँ पर जाते हैं, हालांकि अभी विभाग द्वारा ये कहा गया है कि जो शिमला, सोलन और सिरमौर के जो यात्री जाएंगे उनको अभी इस छूट से, इस शुल्क से छूट दी गई है। परंतु जो उत्तराखंड से जो लोग आते हैं, जिनका वो वहाँ पर कुल देवता उनका भी है, उन पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति जो शुल्क है वो अभी भी लग रहा है। जो हिमाचल प्रदेश के जो 3 जिलों के लोग हैं, क्या उनको या छूट दे दी गई है, या अभी वो लग रहा है कि केवल वो मौखिक बातें हैं? कोई नोटिफिकेशन विड्रॉ करने की, जो शुल्क की नोटिफिकेशन, कागजी कार्रवाई क्या हो रही है, उस दिशा में कोई आगे बढ़ रहा है, या अभी भी बरकरार है व्यवस्था? नहीं, उसमें जो 3 ज़िलों के जो व्यक्ति जाते हैं उनको ये जो शुल्क है वो वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है। हालांकि उसको एग्जेम्प्ट नहीं लिखा गया है वहाँ, वहाँ पर ये लिखा गया स्वैच्छिक है, कोई देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं। परंतु जो बाकी अन्य ज़िलों के जो लोग वहाँ पर हिमाचल प्रदेश से भी जा रहे हैं, उन पर ये शुल्क अभी लागू है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके नोटिस में पीछे लाया गया था, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति से ये शुल्क ना लिया जाए। परंतु अभी तक आधिकारिक रूप से इसमें कोई घोषणा नहीं हुई है, तो इसलिए शायद वन विभाग अभी तक इसको एग्जेम्प्ट नहीं कर पाया है। अभी रोजाना कितने श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब संक्रांति भी आ रही है, और वहाँ पर इस मौके पर क्या किस तरह की व्यवस्था वहाँ की गई है, और चूड़ेश्वर सेवा समिति का रोल वहाँ किस तरह का है? अब जैसे ही मंदिर खुलता है, मंदिर हमारा जो बैसाखी पे खुलता है, पिछले मास में खुल गया है, और श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। विशेष तौर पर एकादशी, संक्रांति या अन्य पर्व है, जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, उसके पर्व पर, और या छुट्टियों वाले दिन, शनिवार, इतवार और अन्य छुट्टी वाले दिन, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या हज़ारों में हो जाती है प्रतिदिन। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। हमने वहाँ पर जो हमारी चूड़ेश्वर सेवा समिति है, जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाती है। और हमारे पास अब रहने की भी काफ़ी व्यवस्था हमने वहाँ पर क्रिएट करी है। लगभग 1500 ये श्रद्धालुओं काम, हाँ की। बिल्कुल, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे वहाँ, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, वहाँ भोजन की व्यवस्था करवाना कोई, या रहने की व्यवस्था करवाना, क्योंकि सारा वहाँ पैदल यात्रा है पूरी, वहाँ खच्चरों पर ढुलान कर कितना मुश्किल है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से मुश्किल है? बहुत एक ये चैलेंजिंग जॉब है।
हमारा जो चूड़धार है वो जो हमारी जहाँ से सड़क समाप्त होती है वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर जो रास्ता है वो पैदल का है और वो खच्चर द्वारा ही हमारा सारा सामान, चाहे वो खाने पीने का हो चाहे हमारे कंस्ट्रक्शन का हो, सारा सामान जो है हम उसी पे ले जाते हैं। और प्रति खच्चर जो है वो 1,500 रुपया हमारा जो है वहाँ पर लगता है। यानी ये समझिए कि हम अगर गैस के 2 सिलेंडर ले जाते हैं, एक खच्चर 2 सिलेंडर ले जा सकती है, तो वो हमें 1,500 रुपये भाड़ा उसका देना पड़ता है। यानी 750 रुपया केवल भाड़े के रूप में ही हम उसमें अदा करते हैं प्रति सिलेंडर। तो आप समझ सकते हैं वो कितना मुश्किल काम है। उसके बावजूद भी हम पूरे वर्ष जब तक मंदिर खुला रहता है हम लोग वहाँ पर मुफ्त भोजन की व्यवस्था करते हैं। और ये जो भोजन है वो जो राशन है हम हमारे जो अपने जो सदस्य हैं, हमारी सदस्यता लगभग 5,000 के करीब है। हमारी 57 इकाइयाँ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी स्थापित हैं। उन सब से हमारे जो सदस्य हैं वो सब अपना शुल्क प्रतिवर्ष उसमें देते हैं और उससे हम लोग ये भंडारा चलाते हैं और रहने की व्यवस्था करते हैं, जिसमें हम लोग मैट्रेसीज और कंबल और अंदर शेल्टर जो है उसको रहने के लिए। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पर बाथरूम की थोड़ी संख्या कम है और उसको भी हम बाथरूम का एक ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक 20-25 का बनाना चाहते हैं, जो कि शायद इस वर्ष हम शुरू कर देंगे, ताकि लोगों को एक तो वहाँ पर उस हिसाब से सुविधा मिले और दूसरे सफाई, आसपास की सफाई जो है वो आपने सफाई बरकरार का रहे। बहुत बड़ा था, क्योंकि हमने जब देखा गाहे बगाहे वहाँ लोग जो खासतौर पर श्रद्धालु आते हैं बाहर से, वो साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। और यहाँ तक कि हमने कई बार ये भी देखा बियर की बोतलें, शराब की बोतलें वो भी वहाँ। तो साफ सफाई एक पर्यावरण सरोकार भी कि हमारा एक आस्थाएं भी है, आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ ना हो, उसके लिए चूड़ेश्वर सेवा समिति ने क्या पहल कर की। हालांकि ये भी मुद्दा बेसिकली तो वो प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि वो तो एसडीएम के अंडर मंदिर जो है वहाँ अलग से कमेटी है। जो ये मंदिर है, मंदिर का संचालन मंदिर समिति करती है जिसके अध्यक्ष एसडीएम चौपाल हैं और वो मंदिर कमेटी अलग से काम करती है। जो चूड़ेश्वर सेवा समिति है वो तो एक वॉलंटरी एनजीओ है, एक ट्रस्ट है हमारा। हम लोग जो है वो बाहर से मतलब सेवा अदा करते हैं, चाहे वो भोजन की सेवा हो, चाहे वो रहने की सेवा हो या पर्यावरण की स्वच्छता की सेवा हो, वो लोग हमारे मतलब जो वॉलंटियर्स हैं वो हम लोग काम प्रतिवर्ष करते हैं। ये आपकी उनके बात साथ सही भी है। जी 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 प्लीज। ये आपकी बात सही है कि लोग जो अपना कचरा है लेके जाते ज़रूर हैं पर फेंक कर आते हैं वापसी में, चाहे वो चिप्स के पैकेट्स हों, चाहे वो खाने की मतलब कोई चीज़ हो। आम तौर पे जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है वहाँ पर। और ये पानी की बोतलें जब तक भरी होती है वो तो जेब में ले जाते हैं, जब खाली होती है तो वो जंगल फेंक में देते छोड़ के आ जाते हैं। और हवा का वेग वहाँ पर इतना है कि हवा के वेग से वो पूरे जंगल में फैल जाती है, जो कि एक पर्यावरण की दृष्टि से वो एक बहुत नुकसानदायक चीज़ है। इसीलिए वन विभाग ने भी इसमें पहल की है, जो इको डेवलपमेंट कमेटी बनाई है। मुझे लगता है वो इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो अच्छा होगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें ये आदेश किए हैं कि जो आप ये पैसा इकट्ठा करेंगे वो वहीं के ही जो साधन है उसको क्रिएट करने के लिए, चाहे वो डस्टबिन लगाने के लिए हो, चाहे लाइट्स लगाने के लिए हो, चाहे टॉयलेट्स बनाने के लिए हो या अन्य सुविधाएं क्रिएट करने के लिए हो, वो उसी जो सेंचुरी है उसी एरिया में खर्च किया जाएगा। एक प्रशासन की क्या आपके साथ उनकी बैठक भी हुई होगी चूड़ेश्वर सेवा समिति की। वहाँ बुनियादी सुविधाएं हालांकि पहुँचाने भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी को सर दर्द भी हो जाए तो वहाँ कोई भी उपचार के लिए, किसी को एकदम कोई पाँव में मोची आ जाए तो इस तरह की वहाँ कोई है नहीं, वहाँ कोई सिस्टम नहीं। वहाँ क्या एक परमानेंट वहाँ, क्योंकि जितने श्रद्धालु आते हैं वहाँ तो डॉक्टर की तैनाती और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती परमानेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में भी जब ये पीक पे सीजन होगा तो वहाँ 20-20 हज़ार लोग वहाँ पहुँचते हैं। जी, बहुत आपने बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। एक्चुअली हमारी जो चूड़ेश्वर सेवा समिति है या जो स्थानीय प्रशासन है वो इस मामले में हमेशा प्रयत्न करता रहता है कि प्रतिवर्ष जब ये मंदिर खुलता है और जब तक मंदिर बंद होता है, कोई ना कोई वहाँ मेडिकल जो विभाग है, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, उसका कोई कर्मचारी वहाँ पर रहे।
और जो मिनिमम जो बेसिक जो दवाइयाँ हैं और बेसिक जो किट्स हैं उसके साथ उपलब्ध हो, परंतु अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को कुछ एक वॉलंटियर्स ऐसे तैयार करने पड़ेंगे कि जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो करेंगे, हो सकता है रेस्क्यू, हमको बहुत ज़्यादा रेस्क्यू भी करना पड़ता है, विशेष तौर पर जब मौसम ख़राब होता है, सर्दियाँ होती हैं, लोग गाहे बगाहे जो है वो भटक जाते हैं। तो मौतें भी कई बार हुई है और कई बार बचाया भी है, रेस्क्यूज के जरिए बचाया भी गया है। बहुत बहुत बच्चे भी हैं। वो जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अनट्रेन्ड हैं, हालांकि हम उनको ट्रेन करना चाहते हैं कि हमारा जो एसडीआरएफ है उनके साथ मिलके हम ऐसा कोई मतलब वो तैयार करें, ऐसी कोई टीम हो, रेस्क्यू टीम, जो कि ऐसे वक्त में काम आए और जो रेस्क्यू मेजर्स जो है इमीडिएटली ले सके। जब तक रेस्क्यू टीम बाहर से आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। अब एक सवाल और आता है कि वहाँ खासतौर पर सिरमौर के लोग हैं वो सवाल उठाते हैं कि ये जो मंदिर है वो सिरमौर में है कि सीमा विवाद भी है। आप क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, एक्चुअल में क्या स्थिति क्या है और क्या उसका निपटारा भी, जो सीमा विवाद भी है उसका निपटारा क्या करने की दिशा में प्रशासन को पहल करनी चाहिए? नहीं, मेरे विचार में ये बड़ा गौण प्रश्न है कि ये किस ज़िले में पड़ता है। हम तो ये समझते हैं कि महाराज सबके हैं, चाहे वो कोई कहीं से कोई आता है, चाहे वो दूसरे प्रदेश से भी आता है, वो भी वहाँ पर माथा टेक कर जाता है। परंतु अभी तक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके मुताबिक ये जो मंदिर वाला जो हिस्सा है ये पहले जुब्बल स्टेट का पार्ट रहा है और जुब्बल स्टेट का जो हिस्सा था वो महासू ज़िला में गया और महासू से शिमला ज़िला में गया, इसीलिए उसको एसडीएम चौपाल जो है उसको मैनेज करते हैं। परंतु जहाँ तक चोटी का प्रश्न है, मुझे ये बताया गया कि जो चोटी है वहाँ तक जो है वो सिरमौर का इलाका पड़ता था पुराना, तो वहाँ से ही मतलब हम लोग इसको कभी सिरमौर में समझते हैं, कभी शिमला में समझते हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि हमारे जितने सदस्य हैं, चाहे वो सिरमौर के हैं, चाहे वो शिमला ज़िला के हैं, उनमें कभी ये बात या ये भावना नहीं आती कि ये मंदिर हमारा कोई व्यक्तिगत है या हमारी इसमें कोई बड़ी हिस्सेदारी है और दूसरे की कम हिस्सेदारी है। वो शिरगुण महाराज हैं, वो हम सब के आराध्य है और यही हमारे लिए बहुत हम सबके इम्पोर्टेंट। आराध्य हैं ऐसा आप कह रहे हैं। शांत महायज्ञ हुआ था, ये आपके जीवन में पहली बार ऐसा मौका आया होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में आया क्योंकि ये बहुत कई दशकों के बाद ऐसा मौका आया था। क्या कहना चाहेंगे शांत महायज्ञ के बारे में? जी, पिछले वर्ष यहाँ पर शांत महायज्ञ का आयोजन हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत भव्य, अलौकिक, अद्भुत आयोजन रहा, जिसमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे किसी भी रूप में उन्होंने सहायता की या उन्होंने स्वयं आकर मतलब इसका आनंद लिया। ये बड़ा अलौकिक था हमारे लिए, क्योंकि जो पिछला जो आयोजन हुआ था वो 52 वर्ष पूर्व 1972 में हुआ था और उस वक़्त मंदिर भी बहुत छोटे रूप में था और लोगों की इतनी आवाजाही नहीं थी, लोग जा नहीं पाते थे, बहुत डिफ़िकल्ट था। तो हार्डली उस वक़्त के लोग बताते हैं कि 300-400 आदमी वहाँ पर जो है ऊपर चोटी पर पहुँच सका था उस शांत के लिए। और इस जो आपकी शांत हुई थी, ये इसमें आपका क्या आकलन रहा, कितने लोगों ने इसमें भाग लिया? हमारे एस्टीमेट के मुताबिक 28 से 30 हज़ार आदमी जो है वो वहाँ पर शांत महायज्ञ में शामिल हुआ था, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, टेंट्स की व्यवस्था हो, लाइट्स की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। हम लोगों ने सभी विभागों के साथ मिलकर एक ऐसा मतलब इसमें काम किया था कि जिसमें सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, चाहे बड़े बड़े अधिकारी रहे, पुलिस का, प्रशासन का, एसडीएम चौपाल का और अन्य लोगों का, मतलब इतना सब लोग स्पॉन्टेनियसली आए। हम लोगों ने ये समझिए कि कोई मेरे ख्याल में 5,000 तो कंबल हम लोगों ने इस बहाने से नया खरीदा कि लोगों को कहीं भी जहाँ पर उनको सोने की व्यवस्था हो वहाँ पर उनको कंबल के बगैर, क्योंकि अक्टूबर का महीना था और वहाँ पर इतना ठंडा हो जाता 12,000 की हाइट में कि रात काटना मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा, जो कि ये हमारे आराध्य देव की कृपा थी और उनके समझिए कि उनके आशीर्वाद से ये सारा जो है संपन्न हो पाया। और वहाँ पर मेडिकल
कैंप भी हमने लगाया था, मेडिकल की टीम भी थी, परंतु जब वो वापस आए तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो कहने लगे कि साहब हमारी एक पैरासीटामोल तक वहाँ पर कंज्यूम नहीं हुई। यानी कि देवीय मतलब शक्तियों से ये समझिए कि ये संभव हो पाया कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की मामूली चोट या मामूली किसी को सिर दर्द, पेट दर्द इत्यादि तक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी आपने बात कही है कि किसी को पैरासीटामोल तक की ज़रूरत उस वक्त नहीं पड़ी जब शांति महायज्ञ अनुष्ठान, बड़ा अनुष्ठान हो रहा था। तो ये चुडेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष, इन्होंने सभी मुद्दों पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत की और अब ये अपनी तीसरी जो पारी है वो उसका आगाज़ करेंगे। आगाज़ इनका पहले भी बहुत अच्छा हुआ तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।